अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब और ज़फ़र हिलाली साहब के साथ मैं हूं समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूं। नाज़रीन, हम देख रहे हैं कि इस साल के आगाज़ से कोरोना की जो एक मुसीबत हम सब पर नाजिल हुई थी, पूरी दुनिया को ही इसने अपनी लपेट में लिया था, वो अभी तक चल रही है। कहीं कहीं पर इसका मुकम्मल खात्मा ज़रूर हो गया है, लेकिन बहुत सारे ममालिक और ज़्यादातर जो दुनिया के हिस्से हैं वहाँ पर अभी तक ये वबा मौजूद है। हर मुल्क ने इसको अपने तरीके से निपटा। किसी ने समझा कि पूरा मुल्क बंद कर दिया जाए, किसी ने इसको ईजी लिया और ज़्यादा तवज्जो नहीं दी। कहीं पर ये बहुत फैला, तबाहकुन साबित हुआ, कहीं पर हाथ हल्का रहा। अब सूरत हाल ये कि मुख्तलिफ ममालिक अपनी अपनी मईशत के हिसाब से, अपने अपने सेहत के निज़ाम के हिसाब से, अपनी अपनी समझबूझ और सियासी फरासत के एतबार से इसके साथ डील करते रहे और आखिरकार हर मुल्क, किसी ने तो बिल्कुल इसका ज़ोर ख़त्म होने के बाद, किसी ने पीक के बावजूद भी और किसी ने पीक ख़त्म होने के बाद इस तरफ सोचा कि अब लॉकडाउन को ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि लॉकडाउन मुस्तकिल हल नहीं है। अगर हम अपने मुल्क की बात करें तो इमरान खान साहब पर शुरू से ही बहुत ज़्यादा इस हवाले से प्रेशर था, लेकिन वो कभी भी लॉकडाउन को इस मसले का हल नहीं समझते थे और चारों नाचार उन्होंने थोड़े अरसे के लिए लॉकडाउन मुसल्लत भी किया, फिर उसे मुख्तलिफ नाम भी दिए। कहीं सॉफ्ट लॉकडाउन कहा गया, कभी स्मार्ट लॉकडाउन कहा गया, लेकिन उन्होंने कोशिश की कि किसी न किसी तरह मईशत का पहिया चलता रहे। मुकम्मल जामिद नहीं किया इस सारी सिचुएशन को। इस पर उन्हें तनकीद का सामना भी करना पड़ा, लेकिन बहरहाल अब जो सूरत हाल निकलती नज़र आ रही है उसमें हमें ये दिखाई दे रहा है कि इमरान खान साहब का फैसला शायद बहुत हद तक उतना गलत नहीं था, क्योंकि IMF ने भी अब इस बात का एतराफ़ किया है कि हुकूमत पाकिस्तान की जो हिकमत अमली थी वो काफ़ी बेहतर रही है और निस्बतन जैसे बाकी ममालिक को मईशत को नुकसान पहुँचा है, पाकिस्तान को बहुत कम उस हवाले से नुकसान पहुँचा है मईशत को। यह अलग बात है कि हमारी मईशत का वैसे ही बहुत बुरा हाल था, तो थोड़ा झटका भी हमें काफ़ी ज़्यादा ज़ोर का लगा है। बहरहाल आज इस हवाले से हम ओवरऑल जायज़ा लेंगे कि क्या सूरत हाल है, हमारी हिकमत अमली कैसी रही, आगे हमारी क्या प्लानिंग होनी चाहिए, मज़ीद क्या हम इस सारी वबा से अब ओवर होने जा रहे हैं या फिर एक और पीक का अभी सामना हमने करना पड़ सकता है। इस हवाले से भी जायज़ा लेंगे और थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो एक और अहम इशू के हवाले से बात करेंगे और बात करेंगे टर्की की, कि क्या टर्की एक नया टर्की बनने जा रहा है। आया सूफिया का जो इन्होंने फ़ैसला किया है, बड़ा फ़ैसला, इसको दोबारा से मस्जिद का स्टेटस दे दिया गया है, तो इस फैसले के पीछे क्या छुपा है, इसकी क्या तारीखी अहमियत है, क्या इसकी इस वक्त के हालात के मुताबिक अहमियत है, इस हवाले से बात करेंगे। आप सबको मैं खुशामदीद कहती हूँ और आज प्रोग्राम का आगाज़ हिलाली साहब से करते हुए। हिलाली साहब, आपको क्या लग रहा है कि हमारी जो कोरोना के मामले में अभी तक आपको लग रहा है कि जो एक ओवरऑल पीक आनी थी वो आकर अब आहिस्ता आहिस्ता हम डिक्लाइन की तरफ जा रहे हैं, जो कि हमें मुख्तलिफ ग्राफ्स जो हैं वो दिखा रहे हैं, या आपको लगता है कि अभी एक और पीक खुदा न खास्ता आ सकती है, और अगर आ सकती है तो वो कब तक एक्सपेक्टेड है? बिल्कुल आ सकती है। पूरी दुनिया कह रही है कि एक सेकंड वेव भी आ सकता है। इसलिए मैं कहना चाहता था कि आप लोग जो कह रहे हैं कि हम अब रिकवर कैसे करेंगे, भाई रिकवर कैसे करेंगे आप? आपको पता नहीं है आपको सेकंड पीक आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और सेकंड पीक से आप कैसे रिकवर करेंगे? तो मेरे ख्याल में बहुत चीज़ें हैं विच आर वेरी कंफ्यूजिंग। इकॉनमी के अगर मैं आपको थोड़ा सा उस तरफ ले जाऊं और आपको कहूं कि हम इकॉनमी कैसे रिवाइव करेंगे, मैं ये पहले जानना चाहता हूं कि रिकवरी का जो लफ्ज़ है उसका मतलब है कुछ ऐसी चीज़ थी जो हम रिकवर करना चाहते हैं, मगर हमारा ग्रोथ रेट जो था वो नॉन एग्जिस्टेंट था, है ना, हमारा माइनस चले गया था। अब माइनस से ज़ीरो, क्या वो रिकवरी होती है? अच्छा, उसको छोड़ें, अगर मिसाल के तौर पे हमारा ग्रोथ रेट 2.5% हो गया, 2.5%, वो क्या ग्रोथ रेट हो सकता है? वो ग्रोथ रेट कैसे हो सकता है? 2.5% तो हमारा बर्थ रेट है भाई। तो अगर इकोनॉमी 2.4 और 5% ग्रो करें तो बर्थ रेट 2.4 और 5% हो तो देयर इज नो ग्रोथ। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो लोग बातें कर रहे हैं वी शेप रिकवरी, भाई वी कैसे हो सकता है? यू आर बंपिंग अलोंग एट द बॉटम, राइट एट द बॉटम, ऐसे ऐसे जा रहे हैं, वी किधर जा रहा है आपका? है ही नहीं वी कोई। तो आपको लगता है हमें खूब नुकसान हुआ है कोरोना से, या ऑलरेडी आपको लगता है कि जितना डैमेज हो सकता था उतना उससे हमें कम नुकसान हुआ है? काफी नुकसान हुआ है, हमें बहुत डैमेज हुआ है। हम बस एक चीज़ शुक्र करें कि हम इकोनॉमिक कोलैप्स अवॉइड कर गए अब तक। अगर सेकंड वेव आया कुछ नहीं पता। दूसरी बात, स्टारवेशन, भूख से मरना, वो अब तक कुछ खास साइंस नहीं है।
अफसोस से कहना पड़ रहा है कि फिर भी सिंध से अभी रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि लोग अपने बच्चों को लेके फिर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम इनको बेचना चाहते हैं, इनको आप रखें। तो कहने की बात सिर्फ ये है कि बहुत सारी चीजें हैं विच आर अनसर्टेन एट द मोमेंट, और हमें बड़ा केयरफुली मैं भी आती हूँ दोबारा आपकी तरफ इलाही साहब, और आपसे सजेशंस भी लेते हैं कि हम कैसे इसको रिकवर कर सकते हैं। लेकिन पहले तो मुझे ये जायजा लेना है कि हमारा नुकसान कितना हुआ है, उसके बाद ही हम कोई प्लानिंग कर सकते हैं कि हमारी रिकवरी कैसे होगी। इमरान साहब, क्या आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब से कोई लाख इख्तिलाफ कर ले, लेकिन इस सारी सिचुएशन में जो उनकी स्ट्रेटजी थी उसमें उन्होंने किसी ना किसी तरह बहरहाल ये कोशिश की है कि हमारी इकॉनमी को, जो पहले ही बहुत बुरे हाल में थी, उससे ज़्यादा नुकसान, कहीं हम बहुत ज़्यादा बुरे हाल में जा सकते थे, उतना ना हो, भूख से लोग ना मरे, और अल्लाह का शुक्र है नहीं लोग मरे भूख से। तो ये आप समझते हैं कि उन्होंने इसमें दानिशमंदी का फैसला किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समीना, पहली बात तो ये कि इमरान खान साहब ने ये जो फ़ैसला किया बतौर वज़ीर आज़म के लोग भूख से ना मरें, ये फ़ैसले जितना इसकी तारीफ़ की जाए कम है, बड़ा अच्छा फ़ैसला था। लेकिन इकॉनमी कहाँ थी? इकॉनमी जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, इनके आने से पहले तो जो माशी इशारे थे वो 5.6% ग्रोथ आपकी दिखा रहे थे, और इन 2 सालों में जो बट्टा बैठा तो आप तो मनफी में चले गए। इसलिए कोरोना तो अब आया ना 4 महीने पहले, मुझे तो पहले ही डाउन। लेकिन हम अभी सिर्फ चूंकि कोरोना के असरात की बात कर रहे हैं ना, मैं उसीलिए कह रहा हूँ जो आपने कहा था कि इकोनॉमी बड़ी अच्छी, इकोनॉमी नहीं, मैंने ये कहीं ये नहीं कहा कि इकोनॉमी बड़ी अच्छी, मैंने सिर्फ ये कहा है कि अगर हमें इतना नुकसान हो सकता है तो हमें इतना हुआ है कोरोना से। कोरोना से अल्लाह का ये बड़ा शुक्र है, लाख लाख शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, कि जो ये कहा जा रहा था कि इंपीरियल कॉलेज की रिपोर्ट की भी मिसाल दी जा रही थी, हमने भी यहाँ दी थी कि उन्होंने एक ये रिपोर्ट दी है कि जी जून जुलाई में बड़ा नुकसान होगा। अल्लाह का शुक्र है उसमें उतना नुकसान नहीं हुआ, भूख से लोग पाकिस्तान में नहीं मरे। कोरोना में अभी सरकारी दादोशुमार के मुताबिक उस वबा में 41% कमी आ गई है। दूसरी बात यह है कि यहाँ इस वक्त कोरोना की सूरत हाल ये है कि जो एक मैथमेटिकली किसी भी वबा को जानने का एक तरीका होता है, जिसको आप कहते हैं वायरस के फैलाव को जांचने का तरीका आर नोट कहते हैं, अगर हम उसके मुताबिक भी देखें तो जो जून में रेशो थी वो 2.25% थी, लेकिन जुलाई में ये 1% पे रह गई है। अब लोग ये कह रहे हैं कि जी टेस्ट हुकूमत ने कम कर दिए, लेकिन इस तरीक़ाकार में टेस्टों पे नहीं होता, वो बेसिकली पॉजिटिव आने की शरह है। इन्होंने पॉजिटिव आने की शरह देखना, ठीक है टेस्ट भी कमी हुई है, लेकिन WHO की जो रिक्वायरमेंट थी कि आप 50,000 तक अपनी कैपेसिटी लेके जाएं, तो हमारी अब जो कैपेसिटी है वो हम उसके तकरीबन करीब पहुंच चुके हैं। हमने WHO की तो रिक्वायरमेंट पूरी कर दी है। अब ये मर्जी है हुकूमत की कि ये कितने टेस्ट करते हैं, कम करते हैं या ज्यादा, और इसके वो डिफरेंट रीजंस भी दे रहे हैं कि अब लोग भी कम आ रहे हैं उस तरह से। जाहिर है पहले हर कोई ज्यादा खौफजदा होता था, टेस्ट करवाने के लिए जाता था, अब लोग भी अवेयरनेस भी आ रही है। तो 7, 8 और 9 जून को 20 से 25% लोग जो टेस्ट करवाते थे ना उनके पॉजिटिव आते थे। अब जुलाई में 5 से 7 को जो किया ये शरह कम हो गई, 11 से 15% रह गई। अब लोगों ने आप ये देखिए इस दौरान ऑक्सीजन के जो सिलेंडर है वो भी बिकने की इजाफा हुआ, उसके प्राइवेटली लोगों ने अपने घरों में भी इंतजाम कर लिया। और सबसे बढ़ के ये कि अब लोग काफ़ी एहतियात भी करने लग गए हैं। अब ये जो मामला है दूसरी वेव का, उसमें सबसे ज़्यादा ख़तरा जो मैं समझता हूँ वो ये है कि अगर हमने SOPs ना अपनाए, ख़ास तौर पे जो 2 इवेंट आ रहे हैं, एक हमारी ईद आ रही है, ये जो मंडियां लगेंगी मवेशी मंडियां, इस पे अगर हमने ना किया, दूसरा मुहर्रम में जो मजालिस होती हैं, जो जुलूस निकलते हैं, उसमें भी अगर SOPs पे अमल ना किया गया तो फिर मुझे खतरा है कि ये दोनों ऐसी चीजें हैं और उसका खतरा आपका बिल्कुल बजा है। उसकी वजह है कि जो हम अभी फुटेज भी और तस्वीरें भी चला रहे हैं मवेशी मंडी जो अब तक लग चुकी हैं, उसमें है कि कोई खास SOPs फॉलो नहीं हो रहे। लेकिन हिलाली साहब, मैं आपकी तरफ ये सवाल लेके आना चाहूँगी, मईशत पे बिल्कुल हम बात करेंगे आगे, लेकिन पहले मुझे सिर्फ ये आप बता दीजिए आपको क्या वजह नज़र आ रही है कि हमारा जो नंबर ऑफ केसेज हैं वो कम किस तरह से हुए, क्यों हुए? क्या उसकी वजह स्मार्ट लॉकडाउन है? क्या उसकी वजह SOPs पर फॉलो करना है? आपको क्या वजह नज़र आती है कि हमारे यहाँ कोरोना में उस तरह से नंबर ऑफ केसेस भी कम हुए हैं और डेथ रेट भी अल्लाह का शुक्र है बहुत ज़्यादा उसमें इजाफा नहीं हुआ? ये स्मार्ट लॉकडाउन जो है, ये क्या स्मार्ट क्या है? पंजाब के 7 शहरों में लॉकडाउन है और वो कहते हैं ये स्मार्ट लॉकडाउन है, ये टारगेटेड लॉकडाउन है। क्या मतलब?
माने कि 9 शहर में नहीं है, सिर्फ 7 में है। ये देखिए, ये सब खेल रहे हैं हमारे साथ, ये स्टेटिस्टिक्स भी खेल रहे हैं। आप कह रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ता कितने को टेस्ट करो, बिल्कुल फर्क पड़ता है। जितने कम टेस्ट करोगे उतना कम पॉजिटिव निकलेगा, उतना कम इंकरेजमेंट मिलेगा गवर्नमेंट को, उतना गवर्नमेंट जाके कह सकती है कि भाई हम बड़ा जबरदस्त हमारा पॉलिसी है। कोरोना ये भर्ती ना, वो तो लोग अपनी मर्जी से ही आएंगे। हॉस्पिटल्स में जगह खाली हो गई है। हॉस्पिटल्स की बात कर रहे हैं, किस हॉस्पिटल? मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप देखिए आप, अरे यार ये स्टेटिस्टिक्स इमरान खान को कौन देता है? अस्पताल देते हैं। अस्पताल को कौन देता है? वो खुद बना के देते हैं। आई डोंट बिलीव स्टेटिस्टिक्स इन पाकिस्तान। आई एम वेरी सॉरी। WHO के स्टेटिस्टिक्स जो आए थे वो बिल्कुल मुख्तलिफ थे। उन्होंने तो वार्निंग दे दी थी पाकिस्तान को। उस वक्त जब हम कह रहे थे सब चीज हंकी डोरी है, उन्होंने वार्निंग दे दी थी। आई एम सॉरी। अगर आप सीधी बात करना चाहते हैं तो करें। और लोग अभी क्यों सिलेंडर्स ले जाके घर रख रहे हैं? लोग घर से नहीं निकल रहे हैं, लोग अस्पताल नहीं जाना चाहते। लोगों को पता है कि हर अस्पताल कंटेमिनेटेड है, उधर से उनको डेंजर है, हो जाएगा। ये तो एक अब शायद पंजाब एक और मुल्क है, शायद उधर नहीं होता होगा, मगर कराची का तो ये हालत है। नहीं, अब तो मुराद अली शाह भी मान गए हैं कि वहां पे भी बेहतरी हुई है। सबसे ज्यादा रिकवरी रेट सिंध में आ रहा है हिलाली साहब, और आप देखिए डेथ रेट भी तो कम हो रहा है ना। सिंध में आ रहा है। अच्छा चलिए, आप इकोनॉमिक पॉलिसीज पे आ जाएं। मैं आती हूँ सर, मुझे थोड़ा सा इसको जरा सा और एक सेकंड, ये इमरान साहब आपके आर्ग्यूमेंट्स पे कुछ कहना चाह रहे हैं। इमरान साहब, क्या हमारी जो हुकूमत पाकिस्तान के अदादो शुमार हैं वो इतने ही मज़ाक़ा ख़ेज़ हैं कि हम उन पे बिलीव ही नहीं कर सकते कि ये ठीक है? अच्छा देखें, मैं ज़ाती तौर पर यह समझता हूँ कि हुकूमती अदादो शुमार में फॉर्जरी की जाती है। मैं ये नहीं कहता कि वो 100% ठीक होते हैं, लेकिन ये जितने भी दादोशुमार होते हैं, हिलाली साहब खुद सरकारी अफसर रहे हैं, खुद ये पूरी दुनिया में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते रहे। असल में ये इंडिकेटर्स होते हैं, ये फाइनल कोई चीज़ नहीं होती। मैं तो इन बतौर सहाफ़ी मैंने कभी भी इन पे 100% यकीन नहीं किया। लेकिन सर थोड़ा बहुत रद्दोबदल हो सकता है। मैं आपको यही मैं ये उसी तरफ आ रहा हूँ कि ये इंडिकेटर्स होते हैं। अब बात ये है कि इस वक्त मैं आपको लाहौर की बात बता दूँ। लाहौर में तमाम हॉस्पिटल्स में इस वक्त, वो सरकारी हो या प्राइवेट, ICUs में बेड अवेलेबल हैं। नेम एनी हॉस्पिटल। आज से 20 दिन पहले ये सूरत हाल नहीं थी। मैं लाहौर के एक प्राइवेट हॉस्पिटल के मालिक को जानता हूं, जो अपने एक अजीज़ के लिए उसे अपने हॉस्पिटल में कमरा नहीं मिल सका, बेड अरेंज नहीं कर सका, उसे सरगोदे अपने अजीज़ को भेजना पड़ा, इसलिए कि यहाँ लाहौर पूरे में अवेलेबल ही नहीं था कोई ICU में बेड। लेकिन अब वो सूरत हाल नहीं है। इसका मतलब है कि पेशेंट्स आपके अपने कुछ फ्रेंड्स भी हैं जो मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में हैं, और आपने उनसे भी जो स्टैट्स लिए हैं, तो मेरे एक दोस्त हैं जो फारूक हॉस्पिटल, यहाँ का एक अच्छा हॉस्पिटल है, उसके CEO हैं। मेरी उनसे भी बात होती है, अक्सर उनसे बात होती है। वो भी ये कह रहे थे, परसों मेरे पास ऑफिस आए हुए थे, वो भी मुझे बता रहे थे कि अब वो हालत वो नहीं है, अब काफ़ी कमी हुई। हालांकि फारूक हॉस्पिटल के अपने MS कोरोना का शिकार होकर बेचारे शहीद भी हुए हैं डॉक्टर रियाज, लेकिन उसके भी CEO मुझे बता रहे थे कि अब यहाँ पे कमी है, अब वो चीज़ नहीं रही। अलबत्ता जो शरह मुआत है, पहले जून में 2.5% थी, अब भी 2.7% है, वो तकरीबन उतनी है। और सर टेस्टिंग का जो सर हिलाल साहब बात करते हैं, अगर पहले 20,000 टेस्ट होते थे तो उसमें से अगर 6,000 या 7,000 लोग पॉजिटिव निकल रहे थे, तो अभी भी आज भी अगर मैं बात करूं तो अगर 20,000 टेस्ट हों तो उसमें से 2 या 2,500 लोग पॉजिटिव निकल रहे हैं। तो टेस्ट उतने भी हों तो तब भी उसकी पॉजिटिविटी में तो कमी आ रही है। उस लिहाज मैं यही कह रहा हूं कि पॉजिटिविटी में कमी आ रही है, लेकिन अब हमने इसको कंटिन्यू और सिवियरनेस भी कम हो रही है। हम ये बिल्कुल उसमें वो उस तरह से उतना खतरनाक नहीं उस तरह से नजर आ रहा। अल्लाह का ये शुक्र है, मैंने पहले कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह के पाकिस्तान में उस तरह से ये नहीं हुआ, लेकिन हमें ये चाहिए कि हम दोबारा इसको दावत ना दें। बिल्कुल ठीक मैं बार-बार इसका मतलब ये नहीं है कि रिलैक्स हो जाए और एहतियात अगर ये हो गया तो अब हमें चाहिए कि इसके मजीद इसको शिकस्त दें और हम उसमें वो ना करें। मैं जरा शिबली फराज साहब का भी आपको सुनवाना चाह रही हूँ। जो मैंने सवाल हिलाली साहब से पूछा था उसका जवाब उन्होंने शिबली फराज साहब दिया कि वजह क्या है, क्यों नंबर ऑफ, हिलाली साहब तो मानने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन जो बहरहाल हमारे पास आदाद शुमार हैं उन्हीं के ऊपर ही हम बात कर सकते हैं। तो वो क्या वजह बताते हैं क्यों नंबर ऑफ केसेस में कमी आई है, उनसे सुन लेते हैं। मेरे ड्राइवर तो नहीं आज इधर। ये वो हिकमत अमली है जिसने इसकी वबा के शुरू में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने दी थी, आज सारी दुनिया उसको फॉलो कर रही थी, और वो था स्मार्ट लॉकडाउन का। स्मार्ट लॉकडाउन की जो हिकमत अमली थी उसके नताइज
ऑलरेडी सामने आ रहे हैं। लेकिन हिलाली साहब, आप ये कह रहे हैं कि अभी भी मईशत में बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। मैं आपसे सजेशंस अब ज़रूर जानना चाहूँगी कि आप क्या समझते हैं कि मईशत को कैसे सहारा मिल सकता है, क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं? पहली बात तो ये है, इस किस्म की तारीफ आपने कभी सुना है किसी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर को मीडिया में आके आपके अपने प्राइम मिनिस्टर को कह रहा है दुनिया तारीफ कर रही है उसका लॉकडाउन का स्ट्रैटेजी? कमाल है। मैंने तो सुना ही नहीं है किसी को। कौन सी दुनिया भाई? कौन इसका स्ट्रैटेजी को तारीफ कर रहा है? किधर है वो दुनिया? नंबर 1 ये हालत है इन लोगों की। दूसरी बात, काश के आज इतवार नहीं होता, मैं कसम खाता हूं आपको, मैं इधर से उठ जाता और मेरे ड्राइवर को मैं इधर बिठा देता। ही इज बीन थ्रू द होल प्रोसेस। उसको पैसे ऑफर हुए हैं झूठ कहने के लिए, वो आपको बताएगा कि क्या हरकतें हो रही हैं सिविल हॉस्पिटल में इधर। आई मीन इट इज पॉइंटलेस। आप लोगों के जो आपको स्टेटिस्टिक मिलता है वो दौड़ा देते हैं और कहते हैं सही होगा। चलिए वो छोड़े, आप कहते हैं क्या स्टेप्स लेंगे। देखिए खुदा के लिए थोड़ा सा कुछ स्टेप्स लिए हैं गवर्नमेंट, बड़े अच्छी स्टेप्स लिए हैं। एहसास प्रोग्राम अच्छा है, स्टेट बैंक ने अच्छे स्टेप्स लिए हैं, लोन पोस्टपोनमेंट ये वो और वो इदारे जिनको हम बहुत बुरा कहते हैं, वर्ल्ड बैंक ये वो, अगर वो आपको वो स्टिमुलस नहीं देते, वो आपको लोन्स नहीं देते, तो आप इधर से किधर से गुजरते? वो आपके जो दोस्ताना मुल्क हैं वो अगर आपको पैसे नहीं देते, हाउ द हेल वुड यू हैव गॉन थ्रू ऑल दिस? मगर अभी आप बात खुदा के लिए सोचें कि क्या करना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए। आपको पता है कि आपका जो पब्लिक सेक्टर में, एक तो गवर्नमेंट की कोई प्लानिंग ही नहीं है। अब इकोनॉमिक प्लानिंग हैज स्टॉप्ड इन द पब्लिक सेक्टर। एक पब्लिक एंटरप्राइज मुझे बताएं जो गवर्नमेंट चला रही है, पीआईए है, स्टील मिल है, इलेक्ट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, ये सब नियर टोटल कोलैप्स हैं। अब एग्रीकल्चर की तरफ चले, 40% हमारे लोग एग्रीकल्चर में काम करते हैं, काफी नहीं है। ये जो क्रॉप्स हैं आपके शुगर केन जो वाटर इंटेंसिव है और वो दूसरा राइस वाटर इंटेंसिव है, खुदा के लिए इनको खत्म करें, दूसरे क्रॉप्स लाएं। यूरोप मर रहा है फ्रूट के लिए और वेजिटेबल्स के लिए। यूरोप इंडस्ट्रियलाइज कर गया है, एग्रीकल्चर से लोग निकल गए। अब उन लोगों को ये चीजें चाहिए जो हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, वो दे सकते हैं, और हमारे पास फूड सिक्योरिटी होगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे देखें, 3000 बसेस की जरूरत है कराची में आज, वो कभी नहीं आने वाले हैं। क्या हालत है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री देखें, आज तक डिलीशन कोई कहता है 25% है सिर्फ, माने कि सिर्फ 25% पार्ट्स हम बनाते हैं, और हम कभी फिर कंपेटिटिव नहीं हो सकते इनके साथ। स्टील में, आप स्टील मिल में जाएं, आप कभी कंपेटिटिव नहीं हो सकते। आप 3 से 5 मिलियन टन प्रोड्यूस करेंगे, इंडिया 8 मिलियन टन करता है, चाइना 800 मिलियन टन करता है। किधर आप जाके कंपेटिटिव हो सकते हैं? you've lost the race। समझिए थोड़ी सी बात, you've lost the race of industrialization। जाओ वापस एग्रीकल्चर में, डेवलप दैट। लेकिन इनकी तो ज्यादा तवज्जो कंस्ट्रक्शन की तरफ लग रही है हिलाली साहब। सारा जोर जो हुकूमत का है वो बस कंस्ट्रक्शन की तरफ लग रहा है, उसी में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी नजर आ रहे हैं, उसी में प्लानिंग्स भी नजर आ रही है, उसी में फोकस भी। चलिए समीना, बड़ी अच्छी बात की आप, कंस्ट्रक्शन की तरफ करें। क्या था भाई 18th अमेंडमेंट में? उसके खिलाफ नहीं हूं, वो कहता है डिवॉल्व पावर्स सेंटर से प्रोविंस, मगर प्रोविंस में आके आप रुक गए। देना लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल अथॉरिटी को हाउसिंग दे, लोकल अथॉरिटी को टैक्स करने के लिए दे, लोकल अथॉरिटी बना के अपने लोगों को देगी। नहीं देते हैं आप, वो तो आप अपने हाथ में रखना चाहते हैं, और ये एक कार्टेल बन गया है भाई। इजी मनी शुगर, इजी मनी सीमेंट, तमाम ही शोबों में चीजें फौरन इनकलाबी इक़दाम करने होंगे। लेकिन इमरान साहब अगर आप कमेंट अभी करना चाहें, वरना मैं ब्रेक से वापस आके ले लूं। इसे फौरी करना चाहता हूं मैं, क्योंकि फिर वो बात उधर हो जाएगी। मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि लाली साहब ने जो बातें की है ना, सबसे ज़्यादा अगर आपने एग्रीकल्चर में जाना है तो आपको अपनी कॉटन पे तवज्जो देना होगी। कॉटन जो है वो वाइट गोल्ड है, जो कैश है, जिससे आप पैसे कमा सकते हैं, और आप सिर्फ पैसे नहीं कमा सकते, फॉरेन एक्सचेंज कमाते हैं। पहली बात तो ये आपको उस तरफ। दूसरा, आपके पास जैतून और ऐसी चीज़ें जिनकी पूरी दुनिया में डिमांड है, अब हमारे यहाँ उनकी काश्त शुरू हो चुकी है और बड़ी अच्छी काश्त है, आपको उन पे तवज्जो देनी चाहिए। यहाँ चकवाल के सारा मोटरवे के साथ इलाका जो है वो उसके लिए बड़ा चीज़ों की तरफ आपको, लेकिन सबसे अहम जो है समीना, सबसे अहम वो है आपका सी पैक।
अब भी अगर आपने सियासी रंजिशों को ख़त्म ना किया और सी पैक पे पूरी तवज्जो ना दी, दो चीज़ें आप कर लें इमरान खान साहब, मेरी वज़ीर आज़म इमरान खान से ये दरख्वास्त है कि सी पैक पे सही फैसला और ग्वादर पोर्ट को आबाद कर लें। आपकी इकोनॉमी पे इतना फर्क आएगा कि आप सोच भी नहीं सकते। वैसे लग रहा है कि इस तरफ कोई हलचल हुई है। पिछले दिनों हमने देखा इस पे स्पेशल ब्रीफिंग की ली है उन्होंने, खान साहब ने। बहरहाल जनाब, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो कुछ मजीद भी बात करेंगे अहम फैसले जो इसी से जुड़े, एक ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे। 15 सितंबर से हमने ये फ़ैसला किया है कि तालीमी अदारे जो हैं वो खुल जाए। मुख्तलिफ तालीमी इदारों को इजाज़त दी जाए कि वो अपने इंतज़ामी दफातर हैं उनको भी खोल सकें। PhD के स्टूडेंट्स हैं जो थोड़ी तादाद में हैं और वो किसी लेबॉरेटरी में काम करना चाहते हैं या कुछ है, तो यूनिवर्सिटीज़ अपने SOPs के मुताबिक उनको बुला लें। शफकत महमूद साहब ने तो बताया कि कोरोना के बाद कैसे तालीमी पॉलिसी को आगे बढ़ाना है, लेकिन हम देख रहे हैं कि जो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन है वो इस हवाले से कुछ मुतमईन नहीं है, उनका भी मौक़िफ़ आप सुन लीजिए। तालीम कॉन्फ्रेंस को हम फेडरेशन लेवल के ऊपर मुस्तरद करते हैं, क्योंकि इसके अंदर हमारे 7.5 करोड़ जो स्टूडेंट्स हैं जो आउट ऑफ स्कूल गवर्नमेंट ने कर दिए हुए हैं उनके ऊपर कोई बात नहीं की गई, ना ही 15 लाख टीचर के रोजगार की कोई बात की। हर जगह तालीमी इदारे बंद हैं, जबकि पूरी दुनिया में तालीमी इदारे खुल चुके हैं। हम इनको SOPs बना के दे चुके हैं। तो मैं दरख्वास्त करूंगा अपने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, आर्मी चीफ से, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान आपसे, आप खुद इसमें सरपरस्ती फरमाएं। इमरान साहब, जब SOPs के साथ दुकानें खुल सकती हैं, मवेशी मंडियां खुल सकती हैं, हमारे चैनल्स खुल सकते हैं, तो फिर तालीमी इदारे क्यों नहीं खुल सकते? देखें, ये काशिफ मिर्ज़ा साहब जो अभी फरमा रहे थे ना, ये आल पाकिस्तान स्कूल, ये फेडरेशन वाले, मैं उनकी बात भी सुन रहा था और उससे पहले वफाकी वज़ीर की भी बात सुनी। अब 2-3 चीज़ें हैं इसमें। पहली बात तो ये कि जो बच्चे हैं ना, उनके मामले में आपको पता सब लोग बड़े सेंसिटिव होते हैं। हम भी अपने बच्चों के मामले में बड़े सेंसिटिव हैं। अब पहले तो ये SOPs में ये बताएं कि SOPs इन्होंने बनाए क्या हैं। जिन स्कूलों की ये बात करते हैं वो SOPs, चलो वो अमल बड़ी बड़ी चेन्स वाले तो किसी हद तक अमल कर लेंगे, लेकिन जो हर गली मोहल्ले के नुक्कड़ पे स्कूल खुला हुआ है वो SOPs पे कैसे अमल करेगा? पहली बात। दूसरी बात, थोड़ा सा इसको मजीद आपकी बात में ऐड करते हुए कि अगर इन स्कूल्स में एक क्लास में 15 से 20 बच्चे हैं या 25 बच्चे हैं तो उन्हें तो आप थोड़ा फासलों से बिठा सकते हैं, लेकिन जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं या जो गली मोहल्ले के स्कूल्स हैं उसमें बाज़ औक़ात एक कमरे में 3-3 क्लासेस भी बैठी होती हैं। मैं उसी तरफ आने लगा था कि जो अच्छे बड़ी चेन्स वाले हैं उनमें भी 24 से 30 बच्चे हैं एक सेक्शन में, एक क्लास में। अब आपने क्या SOPs बनाए? आप 30 बच्चों को एक क्लास में कैसे फासले पे बिठाएंगे? क्या आपके पास उनका अरेंजमेंट है? दूसरी बात ये कि आपने ये देखें कि हर बच्चे ने मुख्तलिफ घर से आना है। आपने उनके लिए क्या इंतजामात किए हैं कि कैसे वो चेक करेंगे कि जो बच्चे आ रहे हैं उनके घर में या उनमें तो कोई इस तरह की प्रॉब्लम नहीं है? तीसरी बात, जो आपके उस्ताज़ा आ रहे हैं, जो आपके दूसरे मुलाजमीन आ रहे हैं, जो आपके वहाँ पे अटेंडेंट आ रहे हैं, उनके लिए क्या मैकेनिज्म है? तो ये जब तक नहीं होगा उसमें उस वक्त तक ये बच्चों का मामला हल नहीं हो सकता। ऑर्गेनाइज कराना आपके ख्याल से मुश्किल है? उन्हें मास्क वास्क पहनाना, ये वो सैनिटाइज करवाना, बार-बार हाथ धोना, टीचर्स कर सकते हैं? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि बच्चों के लिए इतना मुश्किल शायद ना हो, लेकिन स्कूल की इंतजामिया के लिए। राइट जी। लाली साहब, आपका क्या टेक है इस इशू के हवाले से? क्या एक क्लासरूम में गवर्नमेंट स्कूल्स में जो 50 बच्चे हैं उन पे स्पेसिंग कैसी होगी? मेरा यही सवाल था। सकते हैं कैसी होगी स्पेसिंग? जी, मेरा यही सवाल आपका सवाल था, तो ये मैं आपको जवाब दे रहा हूं, नहीं हो सकता है। दूसरी बात है, क्या आप टीचर्स को फोर्स करके टीच करेंगे कि पढ़ाओ इनको? जब वो कहते हैं दूर हो, नजदीक मत आओ, तुम बीमार हो, तुम्हें आना नहीं चाहिए, व्हाट इज द हरी? जान नहीं आप वापस ला सकते खुदा के बंदे, और हर चीज आप कर सकते हैं, जान वापस नहीं आ सकता है। बिल्कुल। क्रिश्चियंस कहते हैं जीसस क्राइस्ट कर सके और कोई नहीं कर सका, आप समझते हैं? तो ये क्या बड़ी बात है? इस पे आर्ग्यूमेंट क्या है? इसलिए कि उनको फीस चाहिए, इनको फीस चाहिए कि ये भूखे मर रहे हैं ये स्कूल के जो मालिक हैं। माय गॉड, अगर मेरा बेटा फोर्स टू गो, मैं तो कभी भेजूंगा नहीं, आई मीन प्राइवेट नहीं, मैं तो कहता हूं खुदा के लिए डोंट रिस्क इट। जो पढ़ाई नहीं हो रही है, एक पूरा साल जाया हो जाए बेशक कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसका जान बचे। हिज जान इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग।
ये खोलो खोलो खोलो, वो ट्रंप कहता है खोलो खोलो, वो तो अपने इलेक्शन के लिए कर रहा है। ये किस इलेक्शंस के लिए कर रहे हैं? ये मंडियां खोल रहे हैं कि लोगों को पैसे मिले, ये बोले फाइन। एसओपीज वो कह रहे हैं कर रहे हैं। अब आप देखेंगे मंडियों के बाद क्या होता है, घर जाते हैं, किस विलेज में जाते हैं और क्या फैलता है और कैसा फैलता है। कुछ चीजें ऐसे हैं जो शायद एक गवर्नमेंट सोचती है हम ना नहीं कह सकते, मगर चिल्ड्रन के साथ खुदा के लिए डोंट प्ले विद देयर लाइव्स। अंग्रेजी में कहते हैं err on the side of caution, जो बेहतर, जो बच सकता है वो करें। बिल्कुल सही है। और वैसे भी मेरे ख्याल है ये मरहलावारी खोलने जा रहे हैं अभी, जैसे पीएचडी स्टूडेंट्स की बात हो रही है। फिर वैसे भी इसमें एक और भी है, ये जरूरी नहीं है कि सितंबर में ही खुले। ठीक है। एक तजवीज ये भी है कि इनको दिसंबर तक अभी बंद ही रखा जाए और उसके बाद ये फैसला दिसंबर में किया जाए कि ये स्कूल, उन्होंने कहा है कि अभी हम जुलाई अगस्त में इसको दोबारा भी मैं जाती तौर पर ये समझता हूँ कि स्कूलों के मामले में, स्कूल खोलने के मामले में हुकूमत को जज्बाती होकर कोई फैसला नहीं और दबाव के तहत भी नहीं करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। चलिए जी एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, उसके बाद वापस आते हैं तो बात करेंगे आया सूफिया के हवाले से, ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। आया सूफिया के हवाले से आप गुज़श्ता कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा सुन रहे होंगे। ये एक बहुत ही तारीखी बिल्डिंग है तुर्की में, और इसके हवाले से मुख्तसरन अगर मैं आपको बताऊं तो मुख्तलिफ इसके स्टेटस रहे हैं। इसमें हुक्मरान मौजूद भी रहते रहे, यानी उनकी क़यामगाह के तौर पर भी इस्तेमाल होती रही है। फिर ज़्यादातर अरसा ये मस्जिद के तौर पर इस्तेमाल होती रही है, अल्लाह का घर बना दी गई थी। और उसके बाद हमने देखा कि इसको बहुत ज़्यादा तारीख़ी अहमियत हासिल थी क्योंकि बड़े बड़े इज्तिमात यहाँ पर होते थे। कमाल अतातुर्क के दौर में इसको म्यूज़ियम में बदल दिया गया था और यहाँ पर जो इबादत का सिलसिला था वो ख़त्म हो गया था। उसके बाद अब जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई है वो ये कि तैयब अर्दवान ने, जो कि अपनी इलेक्शन कैंपेन में भी ये कह रहे थे कि वो इसको दोबारा से मॉस्क का स्टेटस दे देंगे, उन्होंने अपना ये वादा पूरा कर दिया। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि कोर्ट की जानिब से ये डिसीजन आ गया और इसको मस्जिद में बदल दिया गया। अब उन्होंने इस पर फौरी तौर पर सदारती हुक्मनामा भी जारी कर दिया है। तो इस वाक़े के बाद से हम ये देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा रिएक्शन आ रहा है। जहाँ पर इस्लामी दुनिया में इसको सराहा जा रहा है इस फैसले को, वहीं पर कहीं ना कहीं से इस पर तनकीद भी हो रही है और लोग ये भी सवाल कर रहे हैं कि तुर्की अब आइंदा क्या करने जा रहा है, आखिर ये सारे मामला किस तरफ निशानियाँ हैं, किस तरफ इशारा हैं। इमरान साहब आपकी तरफ आते हुए आप समझते हैं कि ये फ़ैसला जो है इसकी तारीख़ी और अलामती जज्बाती एक अहमियत है जिसकी वजह से लोग इस पर बहुत ज़्यादा हमें रिलेट करते नज़र आ रहे हैं, वरना देखा जाए तो पहले भी वो एक मस्जिद थी, उसको दोबारा एक मस्जिद में तब्दील कर दिया गया। बिल्कुल समीना, इसकी सिर्फ तारीख़ी और इलामती नहीं बल्कि इसके अलावा तुर्की के अंदर, यानी उसको आप कह सकते हैं डोमेस्टिक भी और इंटरनेशनली भी इसकी बड़ी अहमियत है, इसके बड़े मामलात हैं। उसकी वजह ये है कि तुर्की बुनियादी तौर पे अपने एक तशख़्ख़ुस को अब दोबारा कायम करने की तरफ गामज़न है कि वो अपने आप को मुस्लिम उम्मा का लीडर जो है वो मनवाना चाहता है और वो साबित करना चाहते हैं कि हम वी आर गोइंग टू लीड द मुस्लिम वर्ल्ड। इसलिए वो इस अपने उस तशख़्ख़ुस के लिए तो इंटरनेशनली करना चाहता है। और लोकली अगर आप देखें तो पिछले इलेक्शंस में जो लोकल बॉडी के इलेक्शन थे, इस्तांबुल में इनकी पार्टी तैयब अर्दगान की हार गई थी। उन्होंने उस वक्त भी वोटर को किया था और वो अपने वोटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, क्योंकि बुनियादी तौर पे इनकी पार्टी दाएं बाजू की पार्टी समझी जाती है, तो उनके लिए भी ये ज़रूरी था, इसलिए उन्होंने ये सारी चीज़ें की हैं। ठीक है हिलाली साहब, आपके नज़दीक क्या सिग्निफिकेंस है इस सारे मामले की, और लोग इसको तहजीबों से जोड़ रहे हैं कि कोई एक, शायद ये भी कुछ लोग कह रहे हैं कि टर्की जो है वो बिल्कुल एक बदला हुआ टर्की बनने जा रहा है, दोबारा ऐसे लग रहा है कि वो अपने पास्ट की तरफ, अपने हिस्ट्री की तरफ जा रहा है, जहाँ पर वो एक इस्लामिक उसमें हमें ज़्यादा नज़र आता था एक कंट्री के तौर पर, जो कि हमने बाद में देखा कि शायद उसे जैसे थोड़ा सा लिबरल कर दिया गया था। ये बिल्कुल सही बात है, ये इंटरप्रिटेशन उनका सही है। नेशनलिस्ट इस्लाम ये है एर्दोगान का स्लोगन, और वो कहता है जो गुंबद होता है मस्जिद में वो मेरा हेलमेट है और जो मीनार होते हैं वो मेरे नेज़े हैं। तो ये तो पहले से ये कहा, और वो अतातुर्क का सेक्युलर टर्की वो नफरत करता है उससे, और ही इज़ नेवर हिडन इट। और देखिए उन्होंने दो तीन चीज़ें उसने कहा जो इट मेक सेंस, सही कहा। उसने कहा कि ये मस्जिद चर्च नहीं था, ये म्यूज़ियम था, और इससे पहले ये मस्जिद था। तो उनका तो ये जो तुर्किश गवर्नमेंट ने 1934 में इसको ये मस्जिद बनाया, म्यूज़ियम बनाया, ये गलत है। और 70% तुर्की के लोग हैं वो मानते हैं, साथ साथ वो सपोर्ट करते हैं उसको। साथ साथ वो कहने लगा कि
टूरिस्ट जो हैं वो फिर भी आ सकेंगे और उस जगह को विजिट भी कर सकेंगे। मगर एक चीज़ फिर वो पता नहीं वो होगा कि नहीं, उस चर्च के अंदर, ब्लू मॉस्क के अंदर कुछ फ्रेस्कोज हैं जो क्रिश्चियन सीन्स हैं, क्या वो रहेंगे कि या नहीं रहेंगे। मगर और दो चीज़ें जल्दी से मैं बता दूं, अदनान मंदरेस को तुर्की की फौज ने फांसी दी थी, एक प्राइम मिनिस्टर था, क्यों दी थी? हैरान होंगे आप सुन के कि उन्होंने कहा इस आदमी ने हमारा सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ। तो लोगों ने कहा क्या किया था उसने उन्होंने कहा कि एनाटोलिया में उसने अजान की ये दिया था, एग्रीमेंट किया, परमिशन दिया था। सोचिए तो सही, तुर्की की फौज 40 साल पहले एक टर्किश प्राइम मिनिस्टर को इसलिए कि वो अजान की इजाजत दी थी उसको उन्होंने फांसी दी। तो उसलिए, और अभी ये दो साल पहले एक और कू का जो कोशिश हुआ था, अवाम ने बचाया है अर्दोगान को। हाँ, अगर वो नहीं निकलते टैंकों के आगे हाँ, तो अभी तक कू हो जाता। तो मेरे ख्याल में ये एक बड़ा टर्निंग पॉइंट है और वो मान रहा है, वो कह रहा है कि हमारी कामयाबी है। और दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू डू दिस। आपने तैयब उर्दवान की बात की है तो उनका एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। इमरान साहब, आप समझते हैं कि ये निशाने राह है उस तरफ? क्योंकि ज़ाहिर है मस्जिद अक्सा जो सब लोगों के लिए, तमाम मुसलमानों के लिए उनकी एक जज्बाती वाबस्तगी है उसके। देखिए, मस्जिद जो है ना वो मुसलमानों के लिए, वो मस्जिद अक्सा हो या वो बाबरी मस्जिद हो या मस्जिद उंदलस हो, बिल्कुल ठीक, वो मस्जिद की एक एफिलिएशन है, हर मुसलमान के दिल के साथ एक एफिलिएशन है। आप देखें, आपको याद होगा कि जब इलामा इकबाल जो मुफक्किर पाकिस्तान है, हमारे कौमी शायर, जब स्पेन में गए और वहाँ उन्होंने मस्जिद उंदलस में, वहाँ करतबा मस्जिद में गए, जब करतबा मस्जिद में गए तो उन्होंने ना सिर्फ वहाँ पे इजाज़त लेके अजान पढ़ी बल्कि वहाँ नमाज भी अदा की और फिर उसने उस पर वहाँ पे अशार भी कहे, नज़म भी लिखी। तो ये हर इसी तरह से आप अगर मस्जिद अक्सा की बात करें तो ये जितनी भी मसाजिद हैं असल में तो ये मुसलमानों के दिल की एक आवाज़ है, ये उनके दिल के इतने करीब होती हैं कि इससे सिर्फ आप ये ना कहें कि एक नमाज पढ़ने की जगह होती है, इनसे एक उनकी जज्बाती वाबस्तगी होती है। बिल्कुल ठीक। तो उसके लिए तैयब उर्दवान ने जो बात की है 100% ठीक की है। और वो जो मैं पहले कह रहा था कि वो लीड करने जा रहे हैं, ये उसी की तरफ एक रास्ता है। बिल्कुल ठीक है। चलिए जी, इसी पॉइंट पर हमारे प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हो गया है, तो आपसे इजाज़त देते हैं इस उम्मीद के साथ कि इंशाल्लाह अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।